नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पिछली कैबिनेट में फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में पदों की जटिलता खत्म करने के लिए 10 श्रेणियों को घटाकर 5 कर दिया है। इस निर्णय के तहत दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित और आकस्मिक निधि जैसे पदों की श्रेणियां अब भविष्य में खत्म कर दी जाएंगी। कैबिनेट ने यह भी मंजूरी दी है कि अब कार्यभारित और आकस्मिक निधि स्थापना के पदों को गैर स्वीकृत माना जाएगा और इन पर कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि अब तक प्रदेश के सरकारी तंत्र में 10 से अधिक तरह के पद वर्गीकरण थे। नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन समेत कई श्रेणियां इनमें शामिल थीं। यही बिखरा हुआ सिस्टम कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आता था, लेकिन कैबिनेट ने इस उलझे हुए ढांचे को ही खत्म कर दिया। अब इसे सिर्फ 5 आवश्यक श्रेणियों में समेट दिया गया है। सरकार की माने तो इस फैसले से पेंशन, सेवा लाभ और भविष्य की भर्ती नीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। इससे कर्मचारियों को स्थायी लाभ मिलेगा और शोषण रुकेगा। यह कदम प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने और उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है, लेकिन दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित, स्थायी कर्मी और आकस्मिकता निधि स्थापना के जिन पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसका विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि श्रेणियों को खत्म करना उन्हें न्याय दिलाने की बजाय और उलझा सकता है, क्योंकि वे एक समान सेवा शर्तों और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि जिन पदों को नियमित श्रेणी में डाला जाना था, उन्हें वित्त विभाग के अधिकारियों ने बड़ी चालाकी से खत्म करवाने का निर्णय करवा दिया। संगठनों का कहना है कि सरकार की मदद से विभागों में मिलने वाले रोजगार के साधन खत्म होंगे और आउटसोर्स जैसी सबसे बेकार जो बड़ी एक व्यवस्था है वो बढ़ेगी। अब कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है और कहा है कि जितने पद खत्म करने का निर्णय लिया गया है, उससे 2 गुना नियमित पद सृजित किए जाएं। तो अब सरकार के फैसले पर प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी और कार्यभारित कर्मचारियों में असंतोष है। ऐसे में देखना होगा कि अब आगे मसले को लेकर कर्मचारी संगठनों का और सरकार का क्या रुख होगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, जब कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा आता है तो समझना पड़ता है कि सरकार यदि कोई डिसीजन लेगी तो उनके हित में लेगी। ये एक सकारात्मक सोच हो सकती है। बात इस चीज की हो रही है कि जो एक निर्णय लिया गया है, जब कर्मचारियों के हितों में निर्णय लिया गया है, तो कर्मचारी संगठनों का ही विरोध क्यों है? वो भी आखिर उस वर्ग में हैं, वो भी काम कर रहे हैं, उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं। तो आखिरकार कोई समस्या यदि आई है तो क्या पहले इन लोगों से सुझाव नहीं मांगे जा सकते? यदि सुझाव लेके काम होगा तो शायद ये स्थितियां नहीं होंगी। बहरहाल, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है, इन चीजों को इंप्लीमेंट कराया जाएगा, लेकिन कर्मचारी संगठनों में विरोध है। तो जिन 10 श्रेणियों को हटाकर 5 में समेटा गया है, उससे वाकई में कितना अलग एक प्रारूप दिखेगा, कितनी परेशानियां आ सकती हैं, हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया भी है, वो सुनाते हैं। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है 7 कैडर खत्म करके केवल संविदा, आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों के रखने का, वो कर्मचारी हित में नहीं है। राज्य सरकार को पहले जिन जो कैडर खत्म किए हैं उन पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको पहले रेगुलर करना था, उनके बारे में एक कार्य योजना तैयार करना थी, तब कैडर खत्म करना था। लाखों कर्मचारी उन 7 कैडरों में काम कर रहे हैं। यदि ये कैडर खत्म हो जाएंगे, संघटित पद हो जाएंगे, तो उन कर्मचारियों को जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। उनको ना तो न्यायालय में अधिकार मिल पाएगा, ना विभाग में, और ना ही अधिकारी देंगे। इस कैडर खत्म करने के कारण जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको रेगुलर भी नहीं होंगे। अब आगे चल के वो जैसे बंधुआ मजदूर बन के नौकरी करेंगे। तो सरकार को जो ये निर्णय लिया उससे पहले उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक कार्य योजना बनानी थी, कर्मचारी प्रतिनिधियों से चर्चा करनी थी, लेकिन सरकार ने आनन फानन में निर्णय लेकर कर्मचारियों को पंगु बना दिया है। राज्य सरकार तो कर्मचारियों में असंतोष है और सरकार के फैसले का विरोध है, बट आगे होगा क्या, इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी हो गई है। अब हो सकता है पुनर्विचार की मांग करें और कर भी रहे हैं, लेकिन उस पर काम कितना होगा ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कर्मचारी नेता हैं अशोक पांडे। अशोक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कर्मचारी नेता रमेश राठौर हमारे साथ है। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत अशोक पांडे जी पहले आपसे करूंगी। और बहुत एक मूल प्रश्न है, देखिए, इस बात को बिल्कुल समझना पड़ेगा कि कर्मचारियों की जो ये 10 श्रेणियां थी, जिसमें घटाकर इसे 5 किया गया है, इससे कौन सा बड़ा बदलाव
होगा, सरकार के नजरिए से सवाल पूछ रहे हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र किया कि इन चीजों पर काम हो सकता है और प्रशासनिक लेवल पे जो जटिलताएं हैं वहां से चीजों को कम किया जा सकता है। लेकिन जो असल में कर्मचारी हैं, जो 5 श्रेणियों में अब समेट दिए गए हैं, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो मूल रूप से कहां पे परेशानी है और आगे इसे कैसे इस मुद्दे को लेकर जाएंगे? राखी जी, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि सरकार ने बिना कर्मचारियों को अवगत कराए, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करे, गुपचुप तरीके से कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर और 7 श्रेणियों को खत्म कर दिया। समझ लीजिए कि सरकार ने कोई छोटे संवर्ग के इन कर्मचारियों को तोहफा तो दिया नहीं। यदि सरकार कोई तोहफा देती, सरकारी कर्मचारियों का भला करती, तो सरकार ढिढोरा भी पीट देती कि हमने ये किया ये किया। अरे हम लोग बरसों से मांग कर रहे हैं, तब तो कुछ सरकार मांग मंजूर नहीं कर रही। सरकार के हितों के लिए, अधिकारियों के हितों के लिए ये केडर खत्म किए गए हैं जो पिछले 52 साल से सरकार में स्थापित थे। ये केडर खत्म करके सरकार ये चाह रही है कि जो कर्मचारियों के, छोटे संवर्ग के कर्मचारियों के, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के, स्थायी कर्मियों के, अंशकालीन कर्मचारियों के, कार्यभारित कर्मचारियों के, आकस्मिक निध कर्मचारियों के मामले न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार कहीं ना कहीं उन न्यायालयों में कटघरे में खड़ी है। तो सरकार ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए और खुद बचने के लिए एक रास्ता नौकरशाही की कार्य योजना के तहत ये निकाला कि हम केडर ही खत्म कर देंगे और न्यायालय में जब हमें जवाब देना होगा तो हम कह देंगे ये तो केडर ही खत्म हो गया, संकेतर हो गया है, हम इन्हें क्या अधिकार देंगे। अभी ये कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी न्यायालय में रेगुलर की मांग करते थे, ग्रेजुटी की मांग करते थे, अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते थे, वेतन वृद्धि की मांग करते थे। लेकिन अब चूंकि ये केडर खत्म हो गए तो कर्मचारी छोटे संवर्ग के न्याय विहीन हो जाएंगे, उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा, ना अधिकार न्यायालय में मिलेंगे, ना विभाग देगा, ना सरकार देगा। तो सबसे बड़ी समस्या आएगी इन लाखों कर्मचारियों को। और जब से कर्मचारियों ने, हालांकि मूल हम विरोध तो दर्ज कराएंगे जब सरकार का आदेश बाहर आ जाएगा, उस आदेश का हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम पुख्ता तरीके से, पुरजोर तरीके से सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसके लिए हमने 28 तारीख को मीटिंग आयोजित करी है भोपाल में और प्रदेश भर के प्रतिनिधि उस बैठक में आ रहे हैं, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी प्रतिनिधि हो, अंशकालीन प्रतिनिधि हो, अस्थायी श्रमिक हो, स्थायी वर्गीकृत के श्रमिक हो और स्थायी कर्मी हो। उनको हमने आह्वान किया है कि आप आइए और सरकार के इस निर्णय का हम लोग क्या है फायदा, क्या नुकसान है, इसका अध्ययन करें और फिर सरकार के सामने अपनी संगठन के माध्यम से बात रखें। मैं सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि ये जो केडर खत्म करने का पहले बार सरकार ने निर्णय लिया, इस पर राज्य सरकार पुनः विचार करे। छोटे संवर्ग के कर्मचारियों को केडर खत्म करने की बजाय बड़े केडर के कर्मचारियों का केडर श्रेणी खत्म करे तो सरकार को ज्यादा हित होगा और सरकार को फायदा होगा। छोटे कर्मचारियों की बलि देकर सरकार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को न्यायालय के कटघरे से बचाना चाहती है, न्यायालय की अवमानना से बचाना चाहती है, यह न्यायोचित नहीं है। ठीक है, अशोक पांडे जी मैं वापस आऊंगी। रमेश जी, क्योंकि आप भी कर्मचारी नेता हैं और ये बात सही है कि जिस अनुपात में बढ़ोतरी होनी थी उस अनुपात को यदि देखें तो यहाँ तो कटौती हो गई है। तो देखिए, बढ़ोतरी होनी थी तो चीजें आगे बढ़ती, पर कटौती होने का मूल रूप क्या है? जो कहा जा रहा है कि काफी ऐसी जटिलताएं हैं जिनको कम किया जाएगा, पेंशन लाभ मिल जाएगा, बहुत सारी चीजों को शासन की तरफ से जोड़ा गया है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में ये निर्णय है। लेकिन ये अहित में कैसे हो रहा है यदि आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, उस जो आदेश निकला है, जो कैबिनेट में निर्णय हुआ है, उसको मैंने पूर्ण रूप से पढ़ा है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियमित कर्मचारी हैं, कार्यभारित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, इनके केवल एक ही पद रहेंगे, स्थायी कर्मचारी। जो कार्यभारित हैं, जो दैनिक वेतनभोगी, इनके जैसे जैसे रिटायर्ड होते जाएंगे वैसे वैसे इनके पद खत्म हो जाएंगे और इन पर भर्ती भी नहीं होनी।
जब या तो शासन को ये करना था कि जो लाखों कर्मचारी 1.5 लाख पदों को आप खत्म करेंगे तो इतने पद नए सृजित करने थे जिससे नए रोजगार मिलते, आपने उसका कहीं प्रावधान नहीं किया। और दूसरा प्रावधान आपने ये भी नहीं किया कि आपने पद तो स्थायी कर दिए, यानी नियमित कर्मचारी के पद, कार्यभारित के कर्मचारी के पद और स्थायी कर्मचारी के पद और साथ में दैनिक वेतन भोगियों के पद, आपने इन पदों को स्थायी कर दिया, यानी नियमित श्रेणी में डाल दिया, नियमित कर्मचारियों के समान। लेकिन आपने उसी जो कैबिनेट में लेके गए थे, जो प्रस्ताव लेके गए थे, आपने उसके अंदर यह प्रावधान क्यों नहीं डाला कि इनको नियमित कर्मचारियों के समान सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आप दो तरह की रास्ते पे चल गए हैं कि एक जैसे गुड़ तो खा गए लेकिन गुलगुले से परहेज कर गए। जब आप स्थायी पद किसके लिए करें, शासन की सुविधा की दृष्टि से करें कि आपको न्यायालय में हो यहाँ कहीं जवाब नहीं देना पड़े, वो बार बार जो आपने उसमें यह भी लिखा हुआ है कि दैनिक वेतन भोगी, कार्यभारित और स्थायी कर्मचारी और साथ में नियमित कर्मचारियों के बीच में वेतन और भत्तों को लेके कोई अंतर नहीं रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो काफी अंतर है। स्थायी कर्मियों को अभी तक 7वां वेतनमान नहीं मिला है, दैनिक वेतन भोगियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप आपने वेतन नहीं बढ़ाया है, जो कार्यभागी थे उनको भी बहुत सारे अवकाश का नकदीकरण, ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो संविदा कर्मचारियों को आपने कहा है कि संविदा कर्मचारियों के पद संविदा पे ही रहेंगे, उसमें आपने लेके गए हैं कैबिनेट में, उसमें लिखा हुआ है कि अस्थायी पद कैसे हैं और स्थायी पद कैसे हैं। उनको अस्थायी पदों को बोला है कि ये कुछ समय के लिए किए जाते हैं। संविदा कर्मचारी को 30-30 साल हो गए, 35-35 साल हो गए, ये अस्थायी आप इसको दर्शाते हैं कि अस्थायी पद है जिनको 30 साल। अस्थायी पद होते हैं 1 साल के काम करने वाले, 6 महीने काम करने वाले। आपने संविदा कर्मचारियों को 30 साल 35 साल हो गए, आपको कोई बंधुआ मजदूर जैसे उनको ना पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान कुछ भी नहीं दे रहे हैं आप। वहीं आप जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को भी आपने बहुत बुरी स्थिति करके रखी है। 8,000 10,000 पे आप काम करवा रहे हैं। आपने आगे यह निर्णय ले लिया कि जो भी भर्ती होंगी 4th और 3rd श्रेणी पे वो आउटसोर्सिंग पे रखे जाएंगे। आप समाज को, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर समाज कल्याण और समाज के उत्थान का काम सरकार को करना है, ना कि साहूगिरी करनी है, ना कि बनियागिरी करनी है। ठीक है। अंग्रेज यदि यही काम यदि सरकारें कर रही तो अंग्रेज क्या कम थे? अंग्रेजों में और हमारी सरकारों में वो देश आजाद देश होने के बाद भारत जब आजाद हुआ तो उसकी कल्पना कैसी होगी? आपने क्या यही कल्पना की थी कि बंधुआ मजदूरी रखेंगे आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पे? ये सारी चीजों को सोचना होगा देश को, और जो हमारे बैठे हुए मुखिया हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि एक तरफ आप तो निवेश लाके कर्मचारी रोजगार की बात कर रहे हो और दूसरे जो लोग रोजगार में लगे हैं उन्हें बंधुआ मजदूरी जैसी चीजें करवाई जा रही हैं। इसको देख के पूरे मंत्री परिषद को, माननीय जो मुखिया हैं, उनको सबको एक दिशा में सोचना होगा और समाज कल्याण और देश कल्याण और कर्मचारी कल्याण, बिना आप कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए बिना और समाज को कल्याण किए देश को आगे नहीं ले जा सकते। देश को आगे ले जाने के लिए आपको हर चारों, जैसे एक कहावत है ना, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल विवेक, सबको एक समान उससे देखते हुए सबका कल्याण करना चाहिए। यही मुखिया का काम होता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। प्रेम व्यास जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल राखी सर, कर्मचारियों के हित में सरकार ने ये फैसला लिया और कर्मचारी ही नाराज है, और क्यों नाराज हैं वो आपने भी इतनी पूरी चर्चा से अब दोनों ही जो कर्मचारी नेता हमारे साथ जुड़े हैं उनको सुना होगा। एक मूल रूप से बात आती है जब भी कोई इस तरह का निर्णय होता है, देखिए कर्मचारी संगठन भी हैं और संगठन से जुड़े दो दिग्गज जो हैं कर्मचारियों के हितों के लिए काम करते हैं, इनका ये मानना है कि क्यों नहीं एक बार सुझाव ले लिया जाता है किसी भी चीज पर एक अंतिम मुहर लगाने से पहले। कोई भी निर्णय लिया, मानते हैं कि सरकार हित के लिए, सकारात्मक चीजों के लिए काम करती है, बट ये तो उससे असंतोष है इनमें, ये तो उससे नाराज हैं, तो अब इन्हें लग रहा है कि उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। कैसे इसको आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए राखी जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और जब ये निर्णय लिया गया तो प्रदेश में कई कर्मचारियों ने इसका स्वागत करा। कई कर्मचारियों को जो एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी, मुझे लगता है सबसे पहले तो उससे निजात पाने की आवश्यकता है कि जिस तरह से 7.5 लाख कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए लगभग जो श्रेणियों का परिवर्तन किया है, इसका मतलब ये नहीं है स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि 1.5 लाख कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सिर्फ कैटेगरी घटाने या वर्ग चार्ट या आकस्मिक निधि पदों को नॉन सेक्शन मानना, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को भी निकाल दिया जाएगा।
भाई पुराने जो पद हैं उनको आगे नए नाम और संरचनाओं के तहत सरकार मान्य कर रही है, और उसके बाद में कई सारे वर्क कल्चर के साथ में जो श्रेणियां हैं उसको नए नाम में परिवर्तित किया जाएगा, और उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, उसके लिए समय समय पर निर्धारण किया जाएगा, और उनको कैसे परमानेंट सेक्टर्स में डाइवर्ट किया जा सकता है उसके लिए योजनाएं बनाई जाएगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो यह स्पष्ट हो जाए कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर निकाला नहीं जाएगा, सिर्फ नाम परिवर्तित करना, श्रेणियों को कम करना, जिससे कानूनी पेचीदगियां कम हो। और एक समय होता था कि जब जैसे शिक्षा विभाग में कोई कार्य है या चिकित्सा विभाग में कोई कार्य है तो पहले जीएडी को दे, फिर वो उस मुख्य सचिव को देगा, फिर मुख्यमंत्री तक जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि आज जो कार्य हमने स्वीकृत किया है वो आज ही उसका लाभ मिल जाए, और जो परिवर्तन किया गया उससे समानता का आभास होगा। जो श्रेणियां वर्गीकृत की गई थी पूर्व से 1956 से चल रहा था, उन श्रेणियों के कारण कई बार कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न हो जाती थी, कई बार भ्रम का वातावरण होता था, कई बार असमानता होती थी। तो इन पूरे भ्रम को जो है समाप्त करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करा, और इसको जो लोग पूर्व से कार्य में हैं उनके लिए बाद में नियोजित सेवा नियम के तहत स्थायी पद भी बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी प्रोसेस को समझने की आवश्यकता है। सिर्फ एक एजेंडा बनाकर या सिर्फ 1.5 लाख लोगों को निकाल देंगे इससे पदोन्नति होगी, लगभग 2 लाख के आसपास जॉब्स का क्रिएशन होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, अभी 2 या 4 दिन में उसका पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसमें जो मैं बातें कर रहा हूँ ये स्पष्ट रूप से आएगी कि कर्मचारियों के हित के लिए निर्णय लिया गया। भाई स्थायी अस्थायी के भेद को समाप्त करना, कानूनी पेचीदगियों को समाप्त करना, पेंशन और प्रमोशंस में समानता लाना, ये कर्मचारियों के हित में या कर्मचारियों के खिलाफ है। आउटसोर्स की बात अगर की जाएगी तो आउटसोर्स को लेकर पूर्व से योजना थी, उसके बाद अगर सरकार की मंशा आउटसोर्स के लिए भी नहीं होती तो श्रम विभाग ने उस समय स्पष्ट निर्देशन दिया था कि जो आउटसोर्स पर रहे उनको भी समानता के साथ में अधिकार दिए जाए, और उस नियम को फॉलो भी किया गया। तो मुझे लगता है सरकार का स्पष्ट संदेश है, कर्मचारियों के हित में निर्णय है, और जो जिस भी तरह के अगर कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से सरकार बात है, नोटिफिकेशन के समय आप चर्चा कर सकते हैं, और उन चर्चाओं के माध्यम से जो कर्मचारी के हित के लिए निर्णय लिए हैं अगर उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो मुझे लगता है उसको बैठकर भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ भ्रम फैलाना कि 1.5 लाख कर्मचारियों को निकाल देना, मुझे लगता है ये उचित नहीं। देखिए एक बात चलिए मैं मान लूं, प्रेम व्यास जी बस बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि इतने लोगों को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ये बात भी तो तय है कि आगे इन पदों पर नियुक्तियां नहीं होंगी, और मान लीजिए जिन पदों पर अभी ये लोग हैं उन लोगों को मान लीजिए आगे नियमित भी किया जाता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जितने संविदा कर्मचारी हैं या बाकी लोग हैं जो इससे होकर आगे बढ़े हैं या नियमित हुए हैं, उनको भी अभी उस तरीके से वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी भी समस्या है। तो ये शंका और ये मन में तो चीजें आएंगी ही कि इतना होने के बावजूद हमें वो सारी चीजों का लाभ नहीं मिलेगा जो एक आम स्थायी कर्मचारी को मिलता है, फिर क्या करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि पुराने पद भी नए श्रेणी में आएंगे, उनके व्यवस्थित होगा, भविष्य में उनको नियोजित करेंगे पदोन्नति के लिए। उसके लिए अलग अलग समय पर कोर्ट के द्वारा भी निर्देशित किया है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए उनके लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी। इसीलिए तो मैंने कहा कि स्पष्ट रूप से जब नोटिफिकेशन आएगा तो सरकार ने जिस तरह की मंशा के साथ में कार्य करा कर्मचारियों के हित में, और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में यह स्पष्टता से जो निर्णय लिए गए दिखाई भी देंगे। ठीक है, अशोक पांडे जी कितना सहमत है? देखिए, प्रेम व्यास जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रेम व्यास जी गोलमोल बातें बोल रहे हैं। कहीं किसी ने भ्रम नहीं फैलाया कि 1.5 लाख कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। किसने फैलाया? किस तथ्यात्मक बात कर रहे हैं प्रेम व्यास जी? भाजपा के आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप ऐसी बात कैसे करते? मुझे बता दीजिए किसने कहा कि 1.5 लाख कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा? बताइए मुझे, किसने नाम लीजिए। उद्बोधन में प्रारंभ में ही ये कहा गया कि 1.5 लाख कर्मचारियों का क्या होगा, उनको निकाल दिया जाएगा। किसने कहा? किसने? बताइए ना, मुझे नाम बताइए, किसने कहा, किस संगठन ने कहा? पिछले 2 दिनों से जिन भ्रम को हर चैनल के माध्यम से फैलाया जा रहा है कि 1.5 लाख कर्मचारियों का निकाल दिया जाएगा, नहीं, ये तथ्यात्मक बात पंडित प्रेम व्यास जी, आप अनुभवी एक बड़े दल के प्रवक्ता के रूप में यहाँ चर्चा में शामिल हैं। ये कतई नहीं, ये मामला हटाने और न हटाने का नहीं है। ये मामला केवल केडर खत्म करके अधिकार कर्मचारियों को, छोटे संवर्ग के कर्मचारियों को अधिकार विहीन कर देना है। छोटे संवर्ग के कर्मचारियों को न्यायालय से अधिकार पाने के लिए पंगु बना देने का मामला है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप एक बड़े दल के प्रवक्ता के रूप में यहाँ चर्चा में शामिल है।
आप अनुभव तथ्य के आधार पर चैनल में बात करिए, मैं तथ्यात्मक बात कह रहा हूं। सरकार को केडर खत्म करने से पहले क्या कार्य योजना नहीं तैयार करनी थी? क्या सरकार को केडर खत्म करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा नहीं करना थी? सरकार को ये नहीं बता रहा था? सरकार गुपचुप तरीके से ये प्रस्ताव क्यों लाई? ये चुप लाके और तत्काल खत्म कर दिया। इसका मैं सही प्रमाणित, हालांकि सोमवार या मंगलवार को आज नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उसके बाद भी अपन बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं, सरकार ने अपने आईएएस अधिकारियों के न्यायालय से बचने का कवच तैयार करने के लिए 5 श्रेणियों को खत्म करके केवल 3 श्रेणी सरकार ने स्थापित करी है। नंबर 1 रेगुलर कर्मचारी, नंबर 2 संविदा कर्मचारी, नंबर 3 आउटसोर्स कर्मचारी। और सरकार अब पूरे तंत्र को निजीकरण की ओर ले जा रही है। उसकी ये पहली नहीं दूसरी तैयारी है। पहले श्रम संहिताओं में बदलाव किया, 4 श्रम संहिताओं में बदलाव किया, और अब केडर खत्म करके सरकार पूरी तरह निजीकरण ले जाना चाहती है और कर्मचारियों को समाप्त कर रही है। 1 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में प्रेम व्यास जी बोलिए जल्दी से। पूर्व की समस्या ये थी राखी जी की जटिल श्रेणियां होने से सेवा शर्त और पेंशन और सब में जो डिफरेंस आता था उसको समाप्त किया जा रहा है। मुझे बताइए किस तरह से किसी कर्मचारी का अहित हो जाएगा, अहित हो जाएगा? अगर मेरा प्रश्न था कि किस तरह से किसी भी कर्मचारी का अहित इस नियमों के तहत कैसे हो सकता है? नियमों में स्पष्टता है, सिर्फ परिवर्तित नामों को किया जा रहा है, जिन श्रेणियों को कम किया जा रहा है, तो उससे अहित कैसे संभव है? जो श्रेणी खत्म की गई है, क्या उनको पेंशन मिलती है? बताइए आप मुझे, क्या स्थायी कर्मी को पेंशन मिलती है? अशोक पांडे क्या जी दैनिक वेतनभोगी को पेंशन मिलती है? क्या अंतकालीन कर्मचारी को पेंशन मिलती है? अशोक पांडे जी 1 सेकंड, समय की सीमा है। रमेश जी बहुत जल्दी से प्लीज। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि इन पदों पे भर्ती नहीं होगी। काम तो बहुत है, आप पदों की भर्ती नहीं करेंगे, आप ये केडर समाप्त कर देंगे, इनके पद समाप्त कर देंगे, तो आने वाले समय में काम का बोझ बढ़ता जाएगा। तो सरकार को ये करना चाहिए था कि जो कार्यभारित आकस्मिक और इन सबके पदों को स्थायी किया है, तो इस पर ये भर्ती बंद ना करके इनके पदों को समाप्त सांख्यतः ना घोषित करते हुए इन पदों पे जो संविदा कर्मचारियों को नियमित करते, इन पदों पे जो खाली पद होते जाते वरिष्ठता के आधार पे नियमित करते कर्मचारी, संविदा कर्मचारी 20 से 30 साल हो गए, वहीं उन लोगों को आपको नियमित कर देना चाहिए। उतने पदों के संविदा कर्मचारी के पदों को स्थायी घोषित कर देना चाहिए था। आपने पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी, गुरुजियों को नियमित कर दिया, वहीं संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया। जब आप 1.5 लाख पर समाप्त कर रहे हो, उनकी भर्ती नहीं करेंगे तो जो पद है उसको समाप्त ना करते हुए पद ये रखते, और जो अस्थायी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी इनको उन पदों पे नियमित कर देते। सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आता। चलिए रमेश जी, क्योंकि देखिए ये विषय बड़ा है, समय की सीमा है, फिलहाल इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पक्ष है, क्योंकि सरकार का ये निर्णय है, कैबिनेट में बात आई है, लेकिन सारी चीजें हित में होने के बाद शासन की तरफ से कर्मचारियों में जो असंतोष है उसका क्या करेंगे? या तो आप पहले सुझाव ले लेते, एक बातचीत हो सकती थी, उसके बाद इन चीजों को इंप्लीमेंट करते। अब आपने अपनी बातों को रख दिया, अब होगा क्या? ये प्रदर्शन करेंगे, ये अपनी बातों के लिए आगे आएंगे, उस पर पुनर्विचार की मांग करेंगे। उस बीच में होगा क्या कि जो चीजें मंजूरी होकर चली गई आप उस पर काम करेंगे, लेकिन कर्मचारी फिर परेशान होगा। तो कहीं ना कहीं यदि जो मांग इनकी है उस पर एक बार बात हो जाए, तब इन चीजों पर आगे बढ़ना उचित रहेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।